पीएफआई पर एक्शन हुआ है, वहीं शफीकुर रहमान कह रहे हैं कि ये जो संस्था है, मुसलमानों की संस्था है, उनके हक की लड़ाई लड़ती है, उनको टारगेट किया जा रहा है। कर दिया। अब देखो, आपके चैनल देख के कुछ मुसलमान भाई ये सोचते होंगे कि मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। करा किसने? शरीफुकुन रहमान ने। ये एक ऐसे संगठन का समर्थन कर रहा है जहां से आतंकवादी लिंक पाए जा रहे हैं। आप बताइए सर, 106 लोगों की गिरफ्तारी हुई, एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने करी। क्या एनआईए पागल है? क्या उसने पढ़ी लिखी नहीं है? भाई साहब बहुत पढ़ लिख के जाते हैं। आज 106 लोग, जब कन्हैया कुमार की गर्दन कटी तब पीएफआई का लिंक, उमेश कोहली की गर्दन कटी तब पीएफआई का लिंक, सरदन जुदा के नारे लगे तब पीएफआई का लिंक। अरे क्या क्रोम ब्राउजर का लिंक थोड़ी ना है, यह आतंकवाद का लिंक है। और मुझे दुख इस बात का है कि एक शरीफुकुन रहमान जो कि एक पार्टी से बिलोंग करता है, समाजवादी पार्टी, इससे आइडियोलॉजी पता पड़ रही है समाजवादी पार्टी की कि कैसी है, एक आतंकवाद को कैसे पनपने देती है। जब ये लोग बातें कर, जब पता है भाई मेरे क्या होता है, जब देश में कभी आतंकवाद होता है ना, तो ये बहुत राजनीति खेलते हैं। पता है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं और कहते हैं हमें बहुत दुख हुआ, यहाँ पर बम फटा, हमें बहुत दुख हुआ, यहाँ बम फटा। लेकिन आज मुझे पता लगा, जैसे आपने बताया, शरीफुकुन रहमान, बम फड़वाने वाले भाई यही लोग होते हैं, ये नेता लोग ही होते हैं। ये क्यों सपोर्ट कर रहे हैं पीएफआई का? आपको पता है, सिमी 2001 में बंद हुआ था, उसके जो 3 मुख्य लोग थे आज वो पीएफआई में चले गए। तो मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूं कि पीएफआई को बैन मत करो, बल्कि पीएफआई के जितने भी लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो इनका ब्रेन वॉश कर रखा है, उन्हें साइड हटा के सबको अरेस्ट करो, सबको। वो कह रहे हैं कि जो संस्था है भाई, ये तो मुस्लिमों की लड़ाई लड़ती है, जो गरीब होते हैं, दबे कुचले होते हैं, जैसे बाकी संगठन बने हुए हैं वैसे ही ये संगठन बना हुआ नहीं, देखो, ये संगठन एक तरीके से केजरीवाल की तरह है। ये स्कूल के काम अच्छे करके घोटाले करती है। अब क्या करे, बेचारे पे कोई उंगली तो उठा नहीं सकता, स्कूल अच्छे कर दिए, ठीक है। तो ये केजरीवाल की तरह है पूरा पीएफआई संगठन। ये एक ऐसे, मतलब कुछ, अब एक बात बताइए यार, सीएनआरसी काफी हद तक ठीक थी, लेकिन उन्हें फंडिंग देने वाला शाहीन बाग में जो 5-5 महीने, अरे बेरोजगारी आई है, मैं मानता हूं, लेकिन इतनी बेरोजगारी नहीं है कि भगवान के अंदर इतनी ताकत नहीं है 5-5 महीने भूखा रख सके। कहीं ना कहीं से तो शाहीन बाग में फंडिंग आई होगी। 5 महीने बैठी थी तो पीएफआई ने फंडिंग क्यों करी? पता किस लिए करी? वेटिंग फॉर गजवाई हिंद। इस देश को गजवाई हिंद बनाना है। ये लोग कहते हैं मनुवाद से आजादी जी, ये, लेकिन ऐसी नहीं होना चाहिए। अरे कट्टरवाद से आजादी, जिहादवाद से आजादी, आतंकवाद से आजादी। ये भारत आजादी चाहता है, लेकिन ये आजादी मिलेगी कैसे? ये आजादी ऐसे नहीं मिलेगी। ये आजादी तब मिलेगी जब हमारे देश में रह के जो आतंकवाद है, जो आतंक, पता है भाई साहब, पत्थरबाजी तो एक विशेष वर्ग ने करी है, लेकिन पूरा कम्युनिटी बदनाम हुई है। पूरी कम्युनिटी करवाने वाला पता कौन था? पीएफआई। तो मैं चाहता हूं पीएफआई को बैन ना करके पीएफआई के जितने भी लोग हैं सबको अरेस्ट किया जाए। ये लोग, आपने नारे नहीं सुने? ये केरल में नारे दिए थे कि हिंदू तुम अपनी अस्थियों को, अपनी अस्थि के लिए आटा और चावल ले लो। कितनी शर्मनाक बात है। हमारे देश में हम ही सुरक्षित नहीं है। ये क्या हो रहा है? अरे संविधान में लिख दिया कि हिंदू मेजोरिटी में, कहाँ हिंदू मेजोरिटी में? ब्राह्मण अलग, क्षत्रिय अलग, वैश्य अलग, दलित अलग। भाई साहब नहीं हुआ, हिंदू एक नहीं हुआ। तो मैं अब भी कहना चाहता हूँ पीएफआई को बैन करो। आपने भी देखा होगा कर्नाटक में एक मुद्दा छिड़ा था, हिजाब पहन के एक लड़की जो गई थी और उसने नारे लगाए थे अल्लाहू अकबर करके। ओवैसी ने क्या कहा था? इस्लाम की शेरनी, क्योंकि वो उसकी इस्लाम के लिए लड़ी थी। अरे हमारी नुपुर शर्मा भी तो हिंदुत्व के लिए लड़ी, तुम उसका सर तन से जुदा करने की बातें करते हो, बलात्कार करने की बातें करते हो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा देश इतना सेक्युलरिज्म में डूबा पड़ा है। जब एक विशेष वर्ग की बारी आती है, बेचारों का टैग लग जाता है, और जब हिंदू की बारी आती है तो सेक्युलरिज्म का पार्टी ने पता नहीं कहां से जग जाता है। और ये जगाने वाला ओनली ऑन पीएफआई है। ये देखो, मैं किसी आरएसएस से तो हूं नहीं, लेकिन जो राष्ट्र के लिए करेगा मैं उसको समर्थन करूंगा। आरएसएस एक ऐसी चीज, वो है संगठन जो अखंड भारत बनाना चाहती है, और पीएफआई एक ऐसा संगठन है जो भारत जोड़ो यात्रा निकालना चाहती है। अभी आप देखोगे कि जैसे पीएफआई के 106 लोग पकड़े गए, संगठन रुक गया। अब भारत जोड़ो यात्रा भी रुक गई। आप न्यूज देखना, भारत जोड़ो यात्रा को डिले करा। कहीं ना कहीं तो लिंक है, कहीं ना कहीं तो कांग्रेस से भी लिंक है। भाई साहब, हमारे नेता इतने भ्रष्टाचारी हैं। पता है, इतनी महंगाई हो गई बीजेपी की सरकार में। मैं चाहूं तो किसी और को चुन सकता हूं, मैं अगर चाहूं तो किसी और को चुन सकता हूं, लेकिन बीजेपी के अलावा मेरे को कोई लगता नहीं है अच्छा इंसान होगा जो हिंदुत्व के पक्ष में, जो भारत देश के पक्ष में काम करेगा। भयंकर एक्शन सर, 5000 लोगों की टीम बनी है, 300 से ज्यादा ठिकानों पे रेड पड़ी है, 106 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं, और रेड अभी भी जारी है। आप क्या सोच रहे हो? ये तो सिर्फ प्रेस नोट निकला कि 106 गिरफ्तार, तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र, पौंडीचेरी,
और अपना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, दिल्ली के तो हेड ऑफिस पे ही ताला लग गया, तेलंगाना के हेड ऑफिस पे ताला लग गया, दिल्ली का जो प्रमुख है पीएफआई का वो अरेस्ट हो गया। आप सोच के तो देखो इन लोगों ने क्या गड़बड़ करी है। इतनी बड़ी रेड, इतनी आज भारत के इतिहास में आज़ादी के बाद सबसे बड़ी रेड पड़ी है। आपको इस बात का नहीं पता पत्रकार महोदय? शर्मा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, ये इतनी बड़ी रेड है कि आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करने की रेड है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने 2014 में, यूनाइटेड नेशन में उनका पहला भाषण है, उसमें उन्होंने क्या कहा है पता है आपको? ये गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म की लड़ाई है। पूरी दुनिया बैड टेररिज्म नाम की शब्द को भूल जाए, गुड टेरर नाम की शब्द को भूल जाए। टेररिज्म इज टेररिज्म। अच्छा, एक नया खुलासा ये भी हुआ कि जब मोदी जी पटना में रैली हुई थी 12 जुलाई को, वो रैली कर रहे थे, उसमें भी पीएफआई का नाम सामने आया कि पीएफआई उसमें भी साजिश करने वाली थी। बिल्कुल करने वाली थी। और मैं तो बोल रहा हूँ, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, रैली करने गए थे पटना में, उनके स्टेज के नीचे जिंदा बम मिले थे और एक ब्लास्ट भी हुआ था। आप बताओ, और पीएफआई का नाम है। पटना में ही तो पीएफआई का झारखंड का एक इंस्पेक्टर जो रिटायर्ड है, ट्रेनिंग दे रहा था, 7 पन्ने पकड़े गए, उसमें साफ लिखा हुआ है हम गजवाए हिंद करेंगे। जैसा कि आकाश जी ने बताया, इस देश में गजवाए हिंद की साजिश चल रही है। शाहीन बाग की बिरयानी तो बहाना है, असली में तो गजवाए हिंद के लिए प्रोपेगेंडा चलाना है। इस प्रोपेगेंडा के तहत ये लोग दिल्ली में दंगे करते हैं, उमर खालिद पकड़ा जाता है। और एक बात सर आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, इंडियन मुजाहिदीन जिसे आईएम कहते हैं, सिमी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट इन इंडिया, सर ये लोग इसी के पार्ट हैं। जब वो आतंकवादी संगठन थे, जब उन पे बैन लग गया, उसके बाद पीएफआई बना है। पीएफआई का प्रोपेगेंडा वही है, गजवाए हिंद। और दिल्ली दंगों में जो पकड़े गए उमर खालिद और ताहिर हुसैन, उमर खालिद के बाप का नाम पता है? वो सिमी का एक्टिव मेंबर रह चुका है सर, वो भी अरेस्ट हो चुका है, छूट चुका है। कांग्रेस उन्हें छोड़ देती थी। मैं मोदी सरकार से कहता हूँ, 106 आतंकवादी पकड़े गए हैं। जैसे ही वो कहे हम गजवाए हिंद करना चाहते हैं, भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं, इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उनके माथे पे गोली मारो, दिल पे गोली मारो, छोड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो क्या समाज है, पीएफआई को बैन कर देना चाहिए? नोट बैन पे तो बात ही नहीं बनेगी। बैन तो इंडियन मुजाहिदीन भी हुआ है कि नहीं? बैन नहीं होना चाहिए सर, बैन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एनकाउंटर बैन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सिमी बैन हुआ तो पीएफआई बना। अब सर हमें इसे कब तक मतलब बैन करवाते रहेंगे? अगर बीजेपी, मतलब मैं तो किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन अगर बीजेपी सरकार चली गई और उसके बाद अगर इन संगठनों को सपोर्ट मिला तो क्या होगा? तो इसीलिए पहले तो गोली मारो, एनकाउंटर करो, इसको बैन मत करो। अब हम बैन करवाते करवाते थक चुके हैं, क्योंकि जब सिमी बैन हुआ था, कांग्रेस की सरकार थी 2001 में, जब सिमी बैन हुआ था ना, हमारे क्या कहते हैं, बड़े बड़ों की आते निकल गई थी प्रोटेस्ट करने में, इतना खर्चा हुआ था। तो हम बैन नहीं करवाएंगे, बिल्कुल भी नहीं करवाएंगे बैन। अगर बैन हुआ तो ये दोबारा खोल लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया ना कि इनके 3 सदस्य हैं जो सिमी से पीएफआई में मर्ज हो गए। तो ये यही तो चाहते हैं, इनकी मानसिकता। सबसे पहले हमें इनको नहीं मारना है, इनकी मानसिकता को मारना है। हमें धीरे धीरे करके सारे कदम उठाने हैं। जैसे वक्फ बोर्ड, मैंने भी आपको बताया ना, लोग तो कह रहे हैं कब्जा कर लिया, लेकिन वक्फ बोर्ड ने जो कब्जा करा उसमें सेकुलर हो गए भाई साहब, उसमें सेकुलर हो गए। तमिलनाडु में 7 गांवों में जमीन छीनी गई है, वो किसी के बाप की जमीन नहीं, वो हिंदुओं की जमीन है। बताओ उस पर कोई बोलेगा? बताओ, 3 ईंटें लग जाती हैं भाई साहब, 3 ईंटें। श्रद्धा को इन्होंने मजाक बना रखा है, मजारों को मजाक बना रखा है। मैं सर एक बात कहना चाहूँगा, इन्हीं सर की बात को जोड़ते हो। अडानी अंबानी को कहते हो देश पे कब्जा कर लिया, पर आप इस सेकुलर देश में जो आप कहते हो तथाकथित सेकुलर, जो 1976 में सेकुलर वर्ड जोड़ा इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा के, उस सेकुलर वर्ड की वजह से इस देश को अगर आप सेकुलर कहते हो तो सभी धर्मों को बराबर रूप से देखो, हिंदू को भी, सिख को भी, ईसाई को भी, बौद्ध को भी, जैन को भी, यहूदी को भी, पारसी को भी। फिर आपने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कैसे बना दिया? आपने वक्फ बोर्ड कैसे बना दिया? आपने इस देश में जो हलाल सर्टिफिकेशन है कैसे दे दिया? आप हाँ, अल्पसंख्यक आयोग कैसे बना दिया? सर ये बहुत बड़ी बातें हैं, ये बहुत बड़ी बातें हैं, इनको बंद करना जरूरी है। और यह देश पूरा इस्लामिक राष्ट्र की ओर बढ़ रहा था। 2014 से पहले आंशिक रूप से देश इस्लामिक राष्ट्र बन चुका था। अब बैन लगाने की बारी है, तो एनकाउंटर करो आतंकवादियों के, इनके दिल और दिमाग में दहशत पैदा करो, इनके एनकाउंटर करो, तभी समाधान होगा। अन्यथा ये आतंकवादी बढ़ते रहेंगे। जैसे कि ISIS बना तो ISIS खुरासान बन गया, जब वो ISIS बैन हुआ, उनका खलीफा मर गया, तो ये तालिबानी बन गया। तालिबान ने तो एक पूरे देश पे कब्जा ले लिया, अफगानिस्तान पे। पाकिस्तान में मोहम्मद साहब के नाम से आतंकवादी संगठन चल रहा है, जैश ए मोहम्मद, अलकायदा, और जितने भी आतंकवादी आते हैं, हाफिज सईद के थ्रू आया था एक आतंकवादी कसाब, उसने 30,000 पे लिए थे सर, मदरसा छाप आदमी था, पर कितने लोग मार दिए। मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ी
कार्रवाई की जरूरत है, ऐसे बात नहीं बनेगी। पीएफआई बहुत बड़ा संगठन है, आतंकवादी संगठन है, इनको बौद्धिक और आर्थिक मदद भी बंद होनी चाहिए।